हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। 10 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ेंगे। चलिए अब देरी ना लगाते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? अगर हम क्वेश्चन के आंसर की ही बात करेंगे तो इसमें हमारा ही देश है, भारत। भारत के अंदर ये अपनी योगदान देने की क्षमता है जो 15% इंक्रीज कर सकता है। अब ये किसके अनुसार हुआ, कैसे, कहाँ पर हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आईएमएफ हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और उसके प्रबंधक निदेशक जो है हमारे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वे अभी रिसेंटली भारत में आए थे, जिनमें उन्होंने बताया है कि भारत 15% अपनी योगदान क्षमता को बढ़ा सकता है। उनकी जो मीटिंग हुई थी वो अभी रिसेंटली बेंगलुरु में हुई थी और उसको नाम दिया गया था G20। उस मीटिंग में इन्होंने ये कहा था, क्योंकि उस मीटिंग में जितने भी पॉइंट्स पर बातें की गई थी उन सबको संरचनात्मक लेते हुए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक हैं जॉर्ज जीवा जी, उन्होंने बताया है ये कि आने वाले कुछ दिनों में भारत अपनी क्षमता को 15% इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ाएगा। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 का मार्कनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब ये मॉर्कोनी पुरस्कार किस चीज में दिया जाता है? ये दिया जाता है कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या वायरलेस सिस्टम से रिगार्डिंग कोई भी इवेंट अच्छा करते हैं या अपना योगदान देते हैं। तो ये अभी जो अवार्ड दिया गया है, ये हरि सिंह बालकृष्णन जी को दिया गया है, 2023 का अवार्ड। और इनको भी ये किस में मिला है? क्योंकि इन्होंने वायरलेस नेटवर्किंग मोबाइल सेंसिंग के ऊपर काम किया है, इसके ऊपर इनको दिया गया है। और अगर हम इन्हीं की बात करेंगे, हरि बालकृष्णन जी की, तो ये एमआईटी में प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं, जो भारत के ही रहने वाले हैं और आईएमटी में अभी लेक्चरर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ इस पुरस्कार में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें खोज यानी कि हमारी रिसर्च भी इसके ऊपर लागू होती है। यानी कि मार्कनी पुरस्कार के अंदर अगर कोई रिसर्च भी हम करते हैं, लेकिन वो रिसर्च हमारी किससे संबंधित होनी चाहिए, नेटवर्किंग से या मोबाइल प्रोसेसिंग है या हमारे लैपटॉप प्रोसेसिंग से, उनसे रिगार्डिंग होनी चाहिए, तब उसमें ये मार्कनी पुरस्कार भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खबरों में रहा यमुनोत्री धाम किस राज्य में स्थित है? अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यमुनोत्री यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल राइट, की उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन हमारे धाम कितने हैं अगर हम बात करेंगे तो हमारे 4 धाम हैं। और 4 धाम हमारे कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सारे के सारे अभी हमारे 4 धाम हैं। और चारों के चारे हमारे कहाँ हैं? हिमालय के ऊपर स्थित हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में हिमालय के ऊपर स्थित कौन कौन से धाम है, तो हम 4 धाम अपने बताएंगे, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम। ये हमारे 4 धाम हैं। अब ये खबरों में क्यों रहा है? क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या पूछे, खबरों में रहा यमुनोत्री धाम किस राज्य में है, तो आंसर तो उत्तराखंड हो गया। लेकिन ये क्यों रहा है? क्योंकि वहां पर अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है कि एक वायर के ऊपर चलने वाला जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया है। और वो टोटल लंबाई अगर उसकी हम बात करेंगे, 3.38 किलोमीटर लंबा वो रोप वे बनाया गया है। और जिसमें लगभग लगभग करीबन 166.82 यानी कि 166.82 के आसपास रकम जो लगी है, करोड़ों में लगी है। वो 166 करोड़ रुपए के आसपास सरकार का उसमें खर्च आया है। और वो क्या रहेगा, जो चट्टानों के ऊपर है जो, और हम अगर अपने यमुनोत्री धाम पर जाते हैं तो वहां पर जो रोडवे हमारा है वो ज्यादा सकरा होने की वजह से या लेट पहुंचते हैं या उसमें ज्यादा टाइमिंग लगती है, उसको कम करने के लिए रोपवे
बनाया गया है। यानी कि तार के ऊपर चलने वाला जो सिस्टम है उसको शुरू किया गया है, और वो 3.5 किलोमीटर के आसपास का है, 3.38 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा DGCA द्वारा अनुमोदित 228 और 201 LW विमान का निर्माण कौन सी संस्था करेगी? हम बात कर रहे हैं DSL की, तो यहाँ पर इसका जो निर्माण का स्थान करेगी वो करेगी HAL। HAL उसका निर्माण करेगी। राइट आंसर केवल हमारा ये रहेगा, HAL अभी विमान का निर्माण करेगी। लेकिन HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड। ये क्या था? हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड है जो इसका निर्माण करेगी। और ये क्या है? हमारे महानिदेशालय जो है, जो इसमें दिया गया है DGCA, ये हमारे क्या है? नगर विमानन महानिदेशालय है, जिसके अकॉर्डिंग ये सारा काम किया जाएगा, और इसी ने इसको मंजूरी दी है इस विमान को बनाने के लिए। अब ये विमान क्या होगा? इस विमान के साथ साथ विमान तो बनेगा ही, लेकिन जो पायलट्स हैं उनकी योग्यता के साथ साथ उनको सक्षम भी किया जाएगा इसको उड़ाने के लिए। जितने भी हमारे विमान के पायलट्स वगैरह होंगे उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ये विमान बनते बनते ही कि उनको उड़ाया कैसे जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप का पता चला है? अब बौद्ध स्तूप तो बहुत पुराना है, 1300 साल का, उससे भी ज्यादा पुराना है। लेकिन अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में अभी खुदाई चल रही थी जिसमें हमारा बौद्ध स्तूपों का पता चला है, और जो लगभग लगभग अगर उनकी रिसर्च की गई तो 1300 साल पुराने भी लग रही हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये एक सर्वेक्षण था, और सर्वेक्षण किसके अकॉर्डिंग था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो वहां पर खुदाई कर रहा था उड़ीसा में। और उड़ीसा का भी एक जगह है जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर में ये खुदाई चल रही थी जहां पर बौद्ध स्तूप निकले हैं। और ये अगर हम बात करेंगे तो वहां पर एक मंदिर भी है, पुरी महादेव, जिसको पुरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो वो हमारी विश्व विरासत के नाम में भी है। अगर हम विश्व विरासत, अच्छा विरासत कैसी होगी? अगर हम भारतीय विरासत की बात करेंगे या विश्व विरासत, उनके ऊपर जो मंदिर हैं या कोई भी ऐसे शिलाएं हैं जिनको सैलानी देखने के लिए आते हैं, और उनपे जो भी कमाई होती है वो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कि अगर वो नेशनल में है तो नेशनल गवर्नमेंट को जाएगी, अगर वो इंटरनेशनल में तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के पास में जाएगी। तो ऐसे ही पूरी महादेव मंदिर के ऊपर जितनी भी कमाई होती है वो विश्व विरासत के रूप में है, यानी कि उसके ऊपर खर्च भी विश्व विरासत करेगी, तो उसकी कमाई भी उसी को मिलेगी। अब जो ये खनन वाला जो काम था, जो अभी मिट्टी की खुदाई चल रही थी, जो मैंने आपको बताया है अभी, उड़ीसा में जो जोधपुर में जो भी खुदाई चल रही थी, तो वो वहाँ की उड़ीसा की खनन निगम है जो उसको खुदाई कर रही थी। और वो खुदाई कर रही थी पत्थरों की, क्योंकि उन पत्थरों में खोंडालाइट्स पत्थर हैं जिनको खुदाई के लिए यूज, सॉरी, मार्बल्स के लिए यूज किया जाता है। उन पत्थरों की वहां पर खुदाई चल रही थी, और उन्हीं खुदाई में ये जो कार्य चल रहा था वहां पर पुराने बौद्ध स्तूप का पता चला है, या वहां पर उनके पदचिन्ह मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में सरकार द्वारा किस देश ने हाल ही में सरकार द्वारा अ, सभी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये तो रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही आपकी न्यूज में भी था, क्योंकि भारत ने तो बहुत पहले ही टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया है। इंडिया में अब कोई टिकटॉक यूज नहीं करता है। और अभी दूसरा एक और देश आया है जिसने इसको प्रतिबंध लगाया अपने देश में, तो वो है कनाडा। कनाडा ने भी टिकटॉक को बंद कर दिया है, क्योंकि कनाडा ही कनाडा नहीं, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सभी का ये मानना है कि टिकटॉक के ऊपर हमारी जो भी रणनीतियां होती है रिगार्डिंग टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री से संबंधित जो भी रणनीति है वो उनको हम उसके ऊपर शेयर करते हैं, तो वो कोई भी उसको देख सकता है। और जिससे हमारी दुश्मनागी है, पड़ोसी देश हो या कोई भी है, तो वो भी उस रणनीति को जान सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कनाडा ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि है? अब मुख्य अतिथि भी है
और रायसीना डायलॉग का जो संस्करण, 8वां संस्करण है, वो किससे रिगार्डिंग है, ये बात करेंगे हम सबसे पहले। या डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें कि किस देश के प्रधानमंत्री है जो वहां पर मुख्य अतिथि हैं, वो इटली के रहने वाले हैं, इटली के प्रधानमंत्री हैं। और वो किस चीज के ऊपर है संस्करण, 8वां संस्करण भू राजनीति और भू रणनीति के ऊपर आधारित है, क्योंकि उसका सम्मेलन किया गया था और उसमें जो मुख्य अतिथि बुलाए गए थे वो रायसीना डायलॉग को बुलाया गया था, जो इटली का प्रधानमंत्री है। और इसका आयोजन, अच्छा ये जो संस्करण चल रहा है, 8वां संस्करण जो चल रहा है, इसका आयोजन भी विदेश मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। और इसका अब की बार जो इसका सम्मेलन किया गया था, ये डायलॉग का संस्करण, 8वां संस्करण जो किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, ये इंडिया में किया गया था। और इसके जो मुख्य अतिथि हमने बताए हैं, ये आपके जॉर्जियो मेलानी जो हैं, ये रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे हैं। उनका नाम क्या है, जॉर्जियो मेलानी, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं। और ये संस्करण अभी 2023 में हुआ है, रिसेंटली अभी मार्च मंथ में इसको कंप्लीट किया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट था वो था वेकेशनल अनिश्चितता या ट्रूबलेस टेम्परेस्ट। हिंदी में बात करें तो वेकेशनल अनिश्चितता भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने किस देश की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। भारत ने अभी अपनी का टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट की है। और वो कौन सी है, यहाँ पर देश नहीं है, हमारा प्रदेश होगा। तो यहाँ पर अभी गुजरात में उसने इसको शुरू किया है। अब इसमें क्या रहेगा, ये हमारे टूरिस्ट के लिए एक डिलक्स ट्रेन होगी, और जिसका नाम रखा है गैरवी गुजरात। और ये भारत के गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन रहेगी। इसका उद्देश्य भी एक ही है। यह ये शुरू किया गया है किसके ऊपर, एक उद्देश्य भारत का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अधीन इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी एजुकेशन से रिलेटेड भी होती है। तो इसको राज्य के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और गुजरात में। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे वो जो जान लेते हैं। जितने भी तीर्थ स्थल हैं और विरासत स्थल हैं, उन सभी का दौरा इस ट्रेन के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि जिसमें आ जाएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी, यूनेस्को, और जितने भी हमारे विश्व पुरातत्व धरोहर हैं, जैसे कि चंपारण है, पुरातत्व पार्क है, सोमनाथ का मंदिर है, द्वारिका जी का मंदिर है, नागेश्वर जी का मंदिर है, वेट द्वारिका है। तो ये सारे धरोहर इस ट्रेन के द्वारा इन जगहों पर हम जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, HD 3385, जिसे ICAR द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रजाति की नई किस्म है। अच्छा, इस प्रजाति की अगर HD की हम बात करेंगे तो ये गेहूं की प्रजाति है हमारी। ये हमारी गेहूं की प्रजाति है HD 3385, जिसको अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लागू किया गया है, या इसमें रिसर्च की गई है। अब ये जो हमारी HD 3385 की किस्म है, ये हमारे गेहूं से रिलेटेड है। और इसमें बहुत सारा, इसको सोच समझकर बिल्कुल इसके ऊपर रिसर्च की गई है। और इस गेहूं का हमें फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि ये मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसको भी हम नॉर्मल गेहूं की तरह ही उगा सकते हैं। और ये कम दिनों में अपनी गेहूं की जो फसल है उसको तैयार कर लेता है। क्योंकि जितने भी हमारी गेहूं से रिलेटेड, अगर हम गेहूं की बात करेंगे, तो हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साइड में जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है, वहां पर जैसे कि तेज हवाओं का चलना, बारिश का आना, वो अप्रैल में स्टार्ट होता है। लेकिन ये गेहूं की फसल हमारी मार्च के लास्ट तक ही कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इसके ऊपर मौसम का और गर्मी का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी शहर कौन सा है। अमेरिका के शहर की अगर हम बात करेंगे तो सेटल है। सेटल जो शहर है अमेरिका का, जिसने अभी जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया। और ये प्रतिबंध इसने कहाँ पर लगाया है, जितनी भी अमेरिका के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन लेने वाले, पढ़ने वाले बच्चे या फिर वहां पर लेक्चरर हैं,
उन्हीं के ऊपर ये सारा प्रतिबंध लगाया गया है कि जाति के आधार पर वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में करीबन 3,000 साल पहले से ये चलता आ रहा है कि ये एसटी है, ये ओबीसी है। एसटी के मार्क अगर कम है तो उसको जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, अगर जनरल की बात करेंगे तो ज्यादा भी पड़ेगा, तभी उसकी चांस कम होते हैं। तो वहां पर ये जातिगत भेदभाव बिल्कुल खत्म कर दिया है, यानी कि वहां पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं रहेगा, जो पढ़ेगा उसी को बेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट सीट की भी बात करेंगे अमेरिका में, जिस शहर की हम बात करें, सिएटल शहर की हम बात कर रहे हैं, उसमें सभी को अपने अंक लेकर आने होंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज हम करंट अफेयर से रिलेटेड बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।